नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन, ब्रह्मांड की शुरुआत, या तो हाउस ऑफ सोल कह सकते हैं, आत्मन का घर क्या है, इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे चाहता हूँ कुछ देर के लिए मन को शांत कर दीजिए, क्योंकि सोल बोलते ही तुरंत हम लोगों का माइंड गूगल की तरह है। कोई चीज़ आप गूगल में टाइप करिए, सर्च का एक रिज़ल्ट आ जाएगा। इमेज क्लिक करिए तो इमेज आ जाएगा, वीडियोस क्लिक करिए तो वीडियोस आ जाएगा। बस क्लिक करने की देरी है। एक शब्द लिखिए, अब तो बोलना है बस, और कुछ न कुछ आ जाएगा। और यही हाल हमारे ब्रेन का भी है। आपने सोल कहा, ब्रह्मांड कहा, कुछ भी कहा, खटाखट इमेजेस आना शुरू हो जाते हैं, जो कि पूरी तरह से क्या, आधे तरीके से भी सही नहीं है। आत्मन क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए हमको थोड़ा सा और एफर्ट डालना पड़ेगा। एफर्ट आता है किसी के पुश करने से नहीं, किसी गुरुजी की वजह से नहीं। एफर्ट आता है थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेस्टेड होने से। 24 घंटे नहीं इंटरेस्टेड होते हम लोग। जब मन में एक इंटेंसिटी आती है, एक ताजगी आती है, तब हम लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं गहराइयों को। एक कहानी याद आती है मुझे। एक जंगल में एक साधु तपस्या किया करता था। वो रोज़ देखता था, एक गरीब लकड़हारा उसके पास से गुजरता था, 2-4-10 लकड़ियाँ लेके जाता था और अपना जीवन यापन किया करता था। एक दिन उस साधु ने उससे कहा कि तुम और अंदर क्यों नहीं जाते? तुम जो लकड़ियाँ लेके जाते हो, इससे भी कीमती लकड़ियाँ अंदर हैं। मेरे ख्याल से ये कहानी मैंने योग वशिष्ठ में पढ़ी थी। भगवान राम को सुनाई थी वशिष्ठ मुनि ने। तो फिर वो अंदर गया। उसको लगा क्या पता सच बोल रहा हो साधु। तो अंदर में चंदन की लकड़ियाँ थी, वो लेकर गया और उससे थोड़ा अमीर हो गया। तो अब रोज़ नहीं आता था वो, हफ्ते में एक आध बार आता था, लकड़ी लेके जाता था। फिर उसको ख्याल ही नहीं आया। साधु ने कहा और अंदर जाओ, अंदर तुम्हें खदानें मिलेंगी, चांदी की खदान। तो चांदी से उसका और अमीरी आ गई। अब उसको हफ्ते हफ्ते छोड़िए, महीने, 2 महीने, 3 महीने में एक बार आता था। लेकिन फिर कुछ महीने बाद साधु ने उससे कहा और अंदर जाके देखो, वहाँ पर सोने की खदान है। और एक बार सोना मिला उसको, फिर तो बहुत अमीर हो गया। उसको फिर ज़रूरत नहीं पड़ी आने की। कुछ साल बाद उसको लगा ऐसे चलो मिल के आते हैं साधु से, अभी भी है कि नहीं, उसकी वजह से मेरी किस्मत कितनी खुली। साधु ने कहा तुम तो आना ही बंद कर दिया यार। उसने कहा अब ज़रूरत ही नहीं है, अब तो पैसे काफ़ी हैं। उसने कहा लेकिन अभी आगे और है जंगल में। इसकी आंखें फट गई, बोला क्या है अंदर? उसने कहा अंदर हीरे की खदान है। भाई साहब फिर रुके नहीं, तुरंत अंदर घुस गए हीरे लेकर आए और बहुत अमीर हो गए, अपने शहर के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन हो गए। तो मन किया चलो साधु महात्मा को भी बुला करके थोड़ा खाना पीना खिलाएं। उनको एक दिन इन्वाइट किया अपने घर पे। साधु ने खाना खाया और कहा तुम्हारी खोज चालू नहीं हुई अभी तक। उसने कहा मतलब? आपने जो कहा मैंने खोजा और मिला भी, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो साधु ने कहा देखो, मैं केवल तुम्हें पैसे रुपए कमाने के लिए ये सब बातें नहीं बोल रहा था। तुम्हें भूख थी, तुम्हारे पास गरीबी थी, तो मैंने तुम्हें एक एक स्टेप अंदर जंगल के अंदर भेजा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो लकड़हारे को कहा साधु ने कि तुम देख सको कि इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा कीमती कोई चीज़ है इस दुनिया में। उसको लगा हीरे और जवाहरात से ज़्यादा कीमती चीज़ क्या है? साधु ने कहा हमारे अंदर में एक आत्मन होता है, एक डिवाइन फ्रैगमेंट होता है, वो है सबसे कीमती चीज़। अब उसको लगा वो अब पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। साधु गर्दी कर रहा है, अपना जाल फैला रहा है मेरे ऊपर। लेकिन फिर भी इतना फ़ायदा हुआ था इस आदमी की वजह से कि वो इनकार नहीं कर पा रहा था। उसको लगा शायद बहुत कीमती चीज़ हो। लेकिन लालच से कभी भी किसी को कोई ध्यान नहीं सिखा सकता। आज मैं सोच रहा था इस चीज़ के बारे में, क्या होगा अगर, मैं चाहूँगा इसको प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ पेशेंस के साथ, धीरज के साथ रुकिएगा और सोचिएगा, इस थॉट को, लिंक को पकड़िएगा। क्या होगा अगर मेरे बच्चों को कुछ हो जाए फिज़िकली, वो अगर इस दुनिया को छोड़ के चले जाएं मेरे बच्चे, या मैं खुद अगर ये फिज़िकल बॉडी छोड़ के चला जाऊं, मतलब मेरा देह अंत हो जाए, देहांत हो जाए, तो क्या होगा? और ये थॉट नॉर्मली ऐसे चलता है
नॉर्मली जब आदमी सोचता है कि मेरी डेथ हो जाएगी तो घर वाले रोएंगे, मेरा कारोबार कैसे चलेगा, जो घर की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अटक जाएंगी, रुक जाएंगी, ढेर सारे हम लोगों के काम हैं जो बचे रह जाएंगे। लेकिन थॉट प्रोसेस ऐसे चला नहीं मेरा। अब मेरा डेथ के लिए इस तरह का थॉट नहीं चल पाता। शायद मैं अब रोज़ मरते जा रहा हूँ। जो भी चीज़ें मेरे लिए ये दुनिया है वो रोज़ जीता हूँ और रोज़ की रोज़ ख़त्म हो जाती है। इसलिए डेथ के बाद क्या होगा ये चीज़ ख्याल में नहीं आता। इनफैक्ट उल्टा एक ख्याल आता है कि अगर फिज़िकल डेथ हो जाती है तो कितनी चीज़ें नहीं होंगी, भूख नहीं होगी, दर्द नहीं होगा, बुखार नहीं होगा। और ये मैं अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में कह रहा हूँ। कम से कम थॉट के लेवल पर तो मैं कह ही पा रहा हूँ। हो सकता है कल को ऐसी कुछ चीज़ हो जाए तो मेरे आंखों से आंसू निकले, मैं चीखूं चिल्लाऊं, क्योंकि एक पिता को अपने बच्चों की डेथ देखना बड़ा दर्दनाक होता है जब तक आप इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करते। कोई भी डेथ किसी की भी आप देखते हैं, अगर बच्चा भी अपने पिता की डेथ देखता है तो उसको भी तो दुख तो होता ही है। लेकिन अब जब से हम लोगों ने ज़ेनोगा को प्रैक्टिकल करने की शुरुआत की है, अभी समझ में आ गया है कि फ़िज़िकल लाइफ और फिज़िकल सेल्फ, अपनी फ़िज़िकल बॉडी, ये कोई बहुत कन्वीनियंट चीज़ नहीं है। लेकिन ये सब जानने के बाद भी कि फ़िज़िकल बॉडी बहुत पेनफुल है, सफरिंग देती है, फिर भी हम लोग मर नहीं सकते। ये बॉडी ऐसी नहीं है कि आप कंप्यूटर की तरह शट डाउन कर दें फिर सुबह जब शट ऑन करें तब वो चालू हो, ऐसा नहीं है। ये अपने आप चालू हो जाती है, अपने आप बंद हो जाती है, अपने आप सो जाते हैं फिर जग जाते हैं। अब जिंदा तो है ही, और इसीलिए जो भी ज्ञानी जन हैं, समझदार लोग हैं, वो कहते हैं तुम्हारे हाथ में नहीं है मरना, तुम मर भी जाओगे तब फिर से पैदा हो जाओगे, क्योंकि तुम अपने आप को शरीर की तरह ही जानते हो। इसलिए ये साधु जब तक पैसा रुपया कमाना था तब तक तो उस आदमी ने साधु की बात सुनी, समझा, लेकिन जब ध्यान की बात आई तो उसको लगा ठीक है देखेंगे बाद में। क्योंकि ध्यान के लिए आपको डेथ को समझना होगा, बल्कि डेथ के प्रोसेस को जानने के लिए क्यूरियस होना पड़ेगा, अंदर से इंटरेस्टेड होना पड़ेगा और उसकी कुछ खूबियों को समझना पड़ेगा बिना डिप्रेशन में गए। क्योंकि हम आम तौर पे डेथ के बारे में इसी तरह से सोचते हैं कि जब कुछ नहीं बचा ज़िंदगी में, सब कुछ लुट गया, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई प्यार करने वाला नहीं है, तब हम जाकर के अपने आप को मारना चाहते हैं, सुसाइड करना चाहते हैं, या दुखी रहते हैं तो मर जाते हैं बीमार होकर। नॉर्मल डेथ भी जब होती है किसी इंसान की बुढ़ापे में, तो वो भी बेचारा मर नहीं सकता। डेथ हमारे हाथ में है नहीं, क्योंकि इनहेरेंटली हमारे माइंड के लिए डेथ एक गलत चीज़ है। वो 2+2 4 नहीं है, वो ऐसा लगता है जैसे कि बर्बादी है। लेकिन जब आप डेथ के एस्पेक्ट को मरने से पहले अपने माइंड में जीना चाहेंगे, उसको एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, और यही वजह है कि हम लोग आत्मन के बारे में पढ़ रहे हैं, ज़ेनोगा एडवांस पढ़ रहे हैं। क्योंकि पतंजलि योग सूत्र में यम, नियम, आसन, प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार, जो कि एक तरह की डेथ है। प्रत्याहार मतलब डिटैचमेंट, अपनी फिजिकल बॉडी का मॉलिक्यूलर बॉडी से डिटैचमेंट। और एग्जैक्टली यही होता है जब आप मरते हैं, आपका फिजिकल बॉडी मॉलिक्यूलर बॉडी से अलग हो जाता है। लेकिन प्रत्याहार में आप इसको कॉन्शियसली अप्रोच करते हैं, आप खुद लाने की कोशिश करते हैं। और जब आप, या तो अदरवाइज जब डेथ होती है तो अपने आप हो जाता है। इसको ऐसे देखिए जैसे आप एक गाड़ी चला रहे हैं और उस गाड़ी को लेकर गए, आप एक जगह पर खड़ी करना चाहते हैं, पार्क करना चाहते हैं, और आपने ब्रेक दबाया, पार्क कर दिया, गाड़ी ऑफ कर दी। फिर सुबह आपको या उसके बाद कहीं जाना है तो आपने गाड़ी चालू की, वहाँ से चल दिया। तो ये तो होता है जब आप कॉन्शियसली अपनी डेथ को ला सकते हैं, जो कि ज़ेनोगा एडवांस आपको सिखाती है। बट आम आदमी में ऐसा होता है कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं और धड़ाक करके कहीं दीवार में टकराई और गाड़ी रुक गई। अब सुबह आप फिर से मैकेनिक को बुलाते हैं, मैकेनिक बेचारा उसको गाड़ी को ठीक करता है, फिर आप गाड़ी में बैठते हैं। आप बैठना नहीं चाहते लेकिन फिर भी जबरदस्ती आपको धक्का मार के गाड़ी में बिठाया जाता है क्योंकि आपकी गाड़ी है, आप यहाँ खड़ी नहीं कर सकते। और फिर आपको उसी रस्सी से आपकी सीट पर बांध दिया जाता है, एक्सीलेटर पे आपका पैर बांध दिया जाता है और आपको बोल दिया जाता है कि अगर गाड़ी नहीं चलाओगे तो
ऑप्शन नहीं है कोई, गाड़ी चलाना ही चलाना है। फिर आप गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। यही है आपकी लाइफ। हर रोज़ सुबह आपकी गाड़ी चलती जाती है, आपकी सांस चलती जाती है, भूख लगती जाती है। नहीं चाहते हैं तब भी, कोई इंसान नहीं चाहता कि शरीर को भूख लगे, लेकिन लगती है। तो इसी में हम लोगों ने, इंसानों ने बड़ी चालाकी की है। हमने भूख को शांत करने के लिए स्वाद पकड़ लिया, ताकि भूख तो शांत हो, लेकिन धीरे धीरे दुख जो इस दुनिया का इनहेरेंट नेचर है वो छुप जाए। तो हमने अपनी पांचों इंद्रियों के लिए ढेर सारे संसाधन इकट्ठे कर रखे हैं, ताकि इस दुनिया का असली रूप, डेथ, मिजरी, ये हमसे छुप जाए। यही पर्दा हटाने के लिए गौतम बुद्ध जैसे लोगों ने संन्यास शुरू किया। इसी पर्दे को हटाने के लिए हम लोगों ने ज़ेनोगा स्टार्ट किया। इसी पर्दे को हटाने के लिए हम लोग ज़ेनोविले बना रहे हैं। क्योंकि अगर हम केवल और केवल प्लेजर्स के लिए जी रहे हैं तो हम इस गाड़ी को ब्रेक नहीं लगा पाएंगे, अपनी मर्जी से अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। और क्वेश्चन ये उठना चाहिए आपको, क्यों करें ये सब चीज़, क्या फ़ायदा करके? बहुत बड़ा फ़ायदा है, एटलीस्ट बहुत बड़े फ़ायदे की प्रॉमिस है। पतंजलि योग सूत्र, ज़ेनोगा एडवांस, भगवद गीता, कुरान, बाइबल, ये सारी की सारी किताबें, स्क्रिप्चर्स, ये प्रॉमिस करती हैं कि कोई ऐसी चीज़ आपके अंदर में है जो बहुत ग्रेट है, जिसको कभी डेथ नहीं होती, उसको कभी भूख नहीं लगती, और वो परफेक्ट स्टेट है, एब्सोल्यूट स्टेट है। वो है कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसकी प्रॉमिस करती है। और मुझे इस पर पूरा भरोसा हो चला है, क्योंकि ज़ेनोगा ने शुरू में कहा कि वो परफेक्ट स्टेट तो है, उसमें जब पहुंचोगे तब पहुंचोगे, लेकिन उससे बहुत पहले तुम्हारी अपनी रोज़मर्रा की लाइफ की जो भी उलझनें हैं वो कम होती जाएगी। तो मुझे बड़ा लॉजिकल लगा कि अगर किसी चीज़ को पढ़कर उसको प्रैक्टिकल करके लाइफ बेहतर हो सकती है, तो क्या पता धीरे धीरे उसी रास्ते पे चलकर लाइफ परफेक्शन पे पहुंच जाए, एब्सोल्यूट पे पहुंच जाए। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा ना कि हर रोज़ अवेयरनेस थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। कम से कम स्पिरिचुअल चीज़ों को पढ़ने के लिए, या जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो मैं इनफैक्ट WBX की वीडियोस इसीलिए बना रहा हूँ। अभी हम लोग आज ही बना रहे थे, फाउंडर्स मस्ट नो, कि किस तरह से अलग अलग जब इन्वेस्टर्स आते हैं आपके पास और फंडिंग देते हैं तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी वोकैबुलरी क्या है, टर्म शीट क्या होती है, वेंचर कैपिटलिस्ट की अलग अलग शेयर होल्डर्स का वैल्यू कितना होता है। ये बहुत बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत वास्ट चीज़ है। हम सब चाहते हैं केवल ऊपर ऊपर से, जो थोड़ी बहुत ऊपर से हम बातें सुन लेते हैं, उसी को हम मान लेते हैं कि हम समझ गए। और यही चीज़ हमारे लिए स्पिरिचुअल लाइफ में भी होती है। हमको लगता है आत्मन समझ गए, गॉड समझ गए, कहानियाँ सुन लिया तो सब समझ गए। लेकिन ये लंबी थियरी है, और इस थियरी को बहुत अच्छे से, बहुत डीपली स्टडी करना होता है, एक प्रोफेशनल पढ़ाई से भी ज़्यादा डीप, क्योंकि तभी निकल के आता है उसमें से प्रैक्टिसेस। ज़ेनोगा की प्रैक्टिसेस बहुत अलग हैं। ये इस तरह से नहीं है कि आप एक गुरुजी के आश्रम में गए और वहाँ पर 2-4 दिन आपको कुछ प्रैक्टिसेस कराई, या 10 दिन कराई, उसके बाद घर पे आए, कुछ दिन ट्राई किया, फिर धीरे धीरे ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है। ज़ेनोगा की प्रैक्टिसेस ऐसे हैं जैसे आप म्यूज़िक प्रैक्टिस करते हैं। जब आप बांसुरी बजाते हैं रोज़ थोड़ा 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 थोड़ा, तो धीरे धीरे सुर पकड़ में आते हैं। ऐसे ही जब आप रोज़ रोज़ इन वीडियोस को सुनते हैं, इन बातों को समझते हैं, तो आपको अपने माइंड का म्यूज़िक समझ में आता है। जब आपका थॉट्स आपके कंट्रोल से बाहर जाता है, तो आप उसको वापस ठीक ऐसे ला पाते हैं जैसे कोई आदमी अपने सुरों को साध रहा हो। उसकी प्रैक्टिसेस बहुत, मेंटल प्रैक्टिसेस ज़्यादातर, ज़ेनोगा की 90% प्रैक्टिसेस मेंटल हैं। और जब आपको फिजिकल प्रैक्टिसेस भी करनी होती हैं तो इसीलिए क्योंकि आपका माइंड का सुर आपके कंट्रोल में आ रहा है। और ये सारी की सारी चीज़ें आप करते क्यों हैं? आप इसलिए करते हैं क्योंकि जब आपके माइंड के सुर सधते हैं, तब आपकी बीइंग नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट होती है। ये शिफ्टिंग बहुत सटल होती है, लेकिन बहुत पक्की होती है। हम लोग बहुत बहुत किस्मत वाले हैं।
इस तरह की शिफ्टिंग को हम रोज़ जीते हैं अपने शरीर में। रोज़ रात को जब आप सोते हैं तो एक बहुत बड़ा ग्रैंड शिफ्ट होता है आपकी कॉन्शियसनेस का, आपके माइंड का, फिजिकल बॉडी से मॉलिक्यूलर बॉडी में। आप केवल सो नहीं जाते हैं, आप शिफ्ट करते हैं, और ये शिफ्टिंग बहुत बहुत ज़रूरी है। एक और शिफ्ट आपको सीखना होगा। ये तो आप फिजिकल बॉडी से मॉलिक्यूलर बॉडी में बेहोशी के साथ जाते हैं, लेकिन एक शिफ्ट आपको सीखना होगा जिसमें आप फिजिकल बॉडी से मॉलिक्यूलर बॉडी में जाते हैं और पूरी तरह से सजग रहते हैं, अवेयर रहते हैं। वो चीज़ है जो सबसे कीमती है, वही चीज़ है जो वो साधु इस लकड़हारे को दिखाना चाहता था कि तुम हीरे जवाहरात सोना तो कमा लोगे, लेकिन अपने शरीर का दर्द, अपनी बीमारी, उसको कैसे जीतोगे, उसकी गरीबी कैसे ख़त्म होगी। अगर वो मेरा दोस्त होता लकड़हारा, क्या पता आप लोग वही लकड़हारे हो, और क्या पता मैं वही गरीब साधु हूँ जिसका इंटरेस्ट रुपये पैसे में नहीं था, लेकिन अंदर के डिवाइन फ्रैगमेंट में था। तो मैं उसको रोज़ रोज़ मिलता, रोज़ रोज़ बात करता, उससे कहता ज़ेनो का एडवांस ज्वाइन कर लो, वो शायद ज्वाइन भी कर लेता। और फिर मैं उससे कहता, तुम्हें पता है ये दुनिया बनी कब? सत्यम के बहुत टाइम के बाद, तपह के भी बहुत टाइम के बाद, छठे सब स्टेज के बाद और सातवें सब स्टेज के शुरू में तपह को एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पल्स आया अपने आप को मैनिफेस्ट करने के लिए। ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग इम्पल्स? ये आप महसूस करते हैं जब आपके अंदर में बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्सुअलिटी आती है। ये हमारे आसपास का माहौल, एटमॉस्फेयर महसूस करता है जब बारिश होती है, जब सब कुछ हरियाली हो जाती है, सब जगह हरियाली हो जाती है। नेचर जब खिलना चाहता है, दिखना चाहता है, ऐसे ही तपह अपने आप को बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करने के लिए एक इम्पल्स महसूस करता है। ये बहुत सूक्ष्म इम्पल्स होता है, बहुत सबलाइम, बहुत सुरीला, और वो चलता रहता है कई कई एटर्निटीज़ तक। समय का कोई कैलकुलेशन नहीं है, बट फिर भी है। और उसी में से निकल के आता है क्रिएशन। शुरू शुरू में ये क्रिएशन बहुत बहुत धुंधला सा होता है, दिखता नहीं है, इम्परसेप्टिबल होता है, लेकिन धीरे धीरे ये पॉसिबल बनता है। शुरू में ऐसा होता है जैसे गर्भ में छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा सा, जिसको बच्चा भी नहीं बोल सकते हम लोग, तो उसको एम्ब्रियो बोलते हैं, फीटस बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जो धीरे धीरे रियलाइज़ होती हैं। धीरे धीरे वो कंक्रीट बनती हैं, सामने आपके दिखती हैं। और ये सब किसकी वजह से है? ये सब सत्यम ने ऑर्डेन किया है, ऐसा उसने निहित किया है। जैसे इस ब्रह्मांड में सारी फोर्सेस ऑर्डेन्ड हैं, ऋतुएं ऑर्डेन्ड हैं। हमारा और आपका जन्म और मृत्यु भी हमारी डिवाइन फ्रैगमेंट, हमारी आत्मन ऑर्डेन करती है। सत्यम के बाद जो तपह का समय है, उसके 6th सब स्टेज में एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत इंसेसेंट पुल आता है उसके अंदर से ही, और फिर वो एक्सप्रेस करता है बहुत सूक्ष्म और बहुत विचित्र दुनिया, अलग अलग टाइप की दुनिया, अलग अलग रंगों की, रूपों की दुनिया। उसमें से कुछ तो होते हैं बहुत बड़े, इमेजरेबल, इमेंस होते हैं, और कुछ थोड़े से छोटे होते हैं, इसलिए हम उनको लार्ज कहते हैं। तो कुछ तो होते हैं इमेंस फ्रैगमेंट्स और कुछ होते हैं लार्ज फ्रैगमेंट्स, और ये सब तपह में से बहते बहते जनह में आते हैं। जी हाँ, क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेज आ रहा है तपह के बाद, जनह यूनिवर्स। आप पूरी बात समझ पा रहे हैं? जो सब कुछ है, जो डिवाइन होलनेस है, वो तो है सत्यम, वो सब कुछ भी है, लेकिन साथ के साथ वो एम्प्टीनेस भी है, नथिंगनेस भी है। लेकिन अब कुछ नया हुआ है, अरबों अरबों फ्रैगमेंट्स, उसी के पीसेस फ्लो करते हैं तपह में से जनह में।
और उसके बाद 7th सब स्टेज की शुरुआत में एक और उससे भी छोटे फ्रैगमेंट्स शुरू करते हैं बहना तपह से जनह में। ये क्या है सत्यम तपह जनह? ये सब की सब लोक हैं, दुनिया है जहाँ पर कोई डेथ नहीं होती, कोई मृत्यु नहीं होती, और उसको विचारों से नहीं समझा जा सकता, उसको कानों से नहीं सुना जा सकता। ये पांचों सेंसेस एक तरह से मशीनें हैं, टूल्स हैं इस फिजिकल वर्ल्ड को अलग तरीके से एक्सपीरियंस करने के लिए, लिमिटेशंस के रूप में। लेकिन वहाँ आप पूरी बीइंग से जीते हैं। जनः, तपः और सत्यम आपका अपना घर है। जब आप इस फिजिकल वर्ल्ड में परमानेंटली मर जाते हैं, जब आप समझ जाते हैं कि ये खेल खेलने लायक ही नहीं है, जब आप समझ जाते हैं क्योंकि आपको अंदर से पूरी तरह से विश्वास हो गया है, तो आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं और काम कर गुजरते हैं। आप कहते हैं भाई मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, इसके बियॉन्ड जाना है, अगर कुछ है उसके लिए क्या प्राइस है, मैं पे करने को तैयार हूं। उसके लिए प्राइस पे करनी पड़ती है। आप पूछेंगे खुद को समझने के लिए प्राइस पे क्यों करना? अभी मैं WBX के लिए एक वीडियो बना रहा था जिसमें बहुत क्लियरली हम लोगों ने शेयर किया कि सक्सेस की अपनी एक प्राइस है और वो प्राइस टैग नहीं है, वो MRP नहीं लिखा रहता है, इतने रुपए आप जमा करके इस कॉलेज में पढ़ाई करेंगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। वो ज्ञान अलग अलग तरीक़ों से सीखा जाता है, किताबों से, काम करके, किसी के साथ जुड़कर, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करके, बहुत बार फेल होके, अलग अलग चीज़ें जब आप करते हैं तब जाकर के आपको सक्सेस नाम की चीज़ मिलती है। स्पिरिचुअलिटी भी एक एंडेवर है, एक जद्दोजहद है। इस फिजिकल बॉडी के रूप में जीना या इसको परमानेंटली छोड़ देना, और इस जद्दोजहद में आपको किसी एक के साथ रहना होगा। या तो आप अपने शरीर को पूरी तरह से कंट्रोल होने दें और भूल जाएं कि आपके शरीर में कोई आत्मा नहीं है। आप भूल जाएं लेकिन आत्मा नहीं भूलती, वो आपको टाइम टाइम पर धक्का देती रहती है, याद दिलाती रहती है। या आप सजग हो जाएं और आप रिस्पॉन्ड करना शुरू करें आपके ही आत्मन के कॉल को, आपके धर्म को। धर्म मतलब होता है गोइंग बैक टू योर सोर्स, अपने सोर्स के पास पहुंचना। ये बातचीत आप इसीलिए सुन रहे हैं क्योंकि आपकी डिवाइन फ्रैगमेंट, मैं नहीं, मैं तो अपनी डिवाइन फ्रैगमेंट की सुन रहा हूँ, आपकी अपनी डिवाइन फ्रैगमेंट आपको ये बताना चाहती है कि फिजिकल बॉडी रहने लायक नहीं है और तुम इससे कहीं ज़्यादा इमेंस और डेथलेस हो। इसीलिए आपको रोज़ इस रास्ते पे थोड़ा थोड़ा आत्मन में इंटरेस्टेड होना पड़ेगा, उसकी क्वालिटीज़ में। धीरे धीरे आपको अपनी पूरी लाइफ की प्रायोरिटी बनानी होगी। आपके खाने, आपके सांस लेना, आपके परिवार बनाना, नौकरी चाकरी करना, जो कुछ भी करते हैं उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसका बेसिस होना चाहिए अपने आप को जानना। तभी आप ये सब जनः, सत्यम और तपः, ये सब चीज़ों को पर्सनली एक्सपीरियंस कर पाएंगे। नहीं तो अच्छी कहानी है, अच्छी शाम बीती। लेकिन अगर आपको लगता है कि क्या पता ये सच हो, तब आपका इनविटेशन रखा हुआ है मेरे पास। ज़ेनोगा एडवांस में मेरे साथ चलिए, और ज़ेनोगा एडवांस का एक प्रॉपर ऑफिशियल सेंटर बनाने के लिए हम ज़ेनोविले बना रहे हैं लखीमपुर में। उसको रियलिटी बनाने के लिए सपोर्ट करिए। घर तो बहुत बनाया, लेकिन अपनी कम्युनिटी बनानी है। एक ऐसी जगह जहाँ पर नेचर होगा ढेर सारा, एक कम्युनिटी होगी जहाँ पर कम्युनिटी किचन होगा, जहाँ सुबह से लेकर शाम तक खुद को जानना सबसे इम्पोर्टेंट होगा। ज़ेनोविले मेरा नहीं, आपका है, उसको आप बनवाएंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।